बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 15 और आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, हमने लास्ट लेक्चर में फर्टिलाइजर को डिस्कस किया और हमने कहा कि फर्टिलाइजर बुनियादी तौर पर प्लांट्स या सॉइल्स को एनपीके प्रोवाइड करती है। एनपीके मीन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये प्रोवाइड करती है। अब कौन सी फर्टिलाइजर कौन सा बेसिक एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट्स या सॉइल को प्रोवाइड करती हैं, उसी की बेस पे हमने उनको क्लासिफाई, यानी वो फर्टिलाइजर जो प्लांट्स या सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। वो जो पोटाशियम प्रोवाइड करती है, दे आर कॉल्ड पोटाश फर्टिलाइजर्स। और वो फर्टिलाइजर जो फास्फोरस प्रोवाइड करती है प्लांट्स या सॉइल को, दे आर कॉल्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो अब हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इनको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में दोज फर्टिलाइजर्स विच सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स और सॉइल, जो के प्लांट्स या सॉइल को नाइट्रोजन सप्लाई करी, दे आर कॉल्ड द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन कौन सी हैं? आपके पास ये अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, वी हैव द कैल्शियम साइनामाइड, वी हैव अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, we have ammonium phosphate, we have ammonium chloride and the urea. These are various nitrogen fertilizers. These fertilizer provides nitrogen to the plants or soil. दोबारा इनको देख लें। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि you have the ammonium sulfate, आप इसका फार्मूला भी देख सकते हैं अमोनियम सल्फेट का, NH4 taken twice SO4. You have the calcium ammonium nitrate, you have the basic calcium nitrate. Student, you have the calcium cyanamide, you have ammonia, you have ammonium nitrate, you have ammonium phosphate, you have ammonium chloride, and the most important nitrogen fertilizer is urea. ये तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं। मैंने उनके नाम और उनके फार्मूला, ये तमाम वो फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट्स या सॉइल को नाइट्रोजन सप्लाई करती हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब अगली बात, ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल एसिडिक। तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जब आप सॉइल में ऐड करते तो ये सॉइल को एसिडिक कर देती है, सवाए पोटाशियम नाइट्रेट के, सोडियम नाइट्रेट के या कैल्शियम नाइट्रेट के। ये तीन जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं, अगर आप इनको ऐड करेंगे सॉइल में तो इनको ऐड करने से सॉइल एसिडिक नहीं होगी, सॉइल की पीएच डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन इनसे हटके बाकी जितनी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल को एसिडिक कर देती, आई मीन उनकी पीएच कम कर देती। वजह बहुत आसान है। माय डियर स्टूडेंट, आप इसमें ना अमोनियम सल्फेट की बात करें, दिस वन इज अमोनियम सल्फेट। ये कैसे बनी है? अमोनियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। ये दो चीजों से बना, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और एक सल्फ्यूरिक एसिड से। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अ वीक बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसा साल्ट जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब हुआ कि ये एसिडिक इन नेचर होने की वजह से जब आप इसको सॉइल में ऐड करेंगे तो ये सॉइल को भी क्या बना देगी? एसिडिक बना देगी। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सॉइल को एसिडिक क्यों करती हैं? क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनी होती है, सवाए इन तीन के। ये क्या है? पोटाशियम नाइट्रेट। अब पोटाशियम नाइट्रेट कैसे बना? पोटाशियम नाइट्रेट इट इज मेड अप ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट जब आप इसको बतौर फर्टिलाइजर अब सॉइल में ऐड करेंगे
तो ये न्यूट्रल होने की वजह से सॉइल की पीएच को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब ये याद रखना है कि तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स सॉइल को एसिडिक कर देती हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, सवाए पोटेशियम नाइट्रेट के, सोडियम नाइट्रेट के और कैल्शियम नाइट्रेट के। ये क्या करती हैं, इनको सॉइल में ऐड करेंगे तो ये सॉइल की पीएच को अल्टर नहीं करेंगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगी। क्यों? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर न्यूट्रल इन नेचर है, लिहाजा ये पीएच ऑफ सॉइल उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये बात आपने ज़हन में बिठाना। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी चीज, एसिडिटी ऑफ सॉइल, यानी इनसे हटकर बाकी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करें तो सॉइल एसिडिक हो गई। अब आप सॉइल की एसिडिटी को कम कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं? भाई आप उसको न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेसिक कंटेंट्स ऐड करते हैं। तो आप क्या करेंगे? एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू लाइमिंग ऑफ द सॉइल एट रेगुलर इंटरवल्स। अब बाकायदा वक्फों से आप उस सॉइल की लाइमिंग करते हैं। लाइमिंग मीन एडिशन ऑफ लाइम। एडिशन ऑफ लाइम, जब आप लाइम को ऐड करेंगे, लाइम को ऐड करने से, ये लाइम इज बेसिक इन नेचर, ये ऐड करने के ये सॉइल की एसिडिटी उसको कंट्रोल करता है। माय डियर स्टूडेंट, अब एक और बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट? इज रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ, वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अहम। ये जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लांट ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या किरदार है? द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। आगे जाके हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ, रोल ऑफ पोटेशियम इन प्लांट ग्रोथ। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनका प्लांट ग्रोथ में जो रोल है, ये इन तीनों के रोल में से कोई एक रोल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ आए, आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। जब आप जमीन में फसल को बो देते हैं, फसल को बो देने के बाद अब वो जो सीड, उसकी जर्मिनेशन शुरू होती है। डेफिनेटली उस सीड की जर्मिनेशन जो है उसके दौरान स्टेम और लीव्स इनकी डेवलपमेंट हो रही होती, ग्रोथ हो रही होती। उस दौरान उस फसल में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाता है, यूरिया डाली जाती है, अमोनियम नाइट्रेट डाली जाती है, कोई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उस वक्त खेत में डाला जाता है। और ये क्या करती है? ये स्टेम और लीव्स, इसकी जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ में मदद देती है। तो पहला पॉइंट क्या रख रहे हैं कि नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव। स्टेम्स और लीव की डेवलपमेंट के लिए अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में ये नाइट्रोजन जो है ये उसके प्लांट की मदद करता है। दूसरा, नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। लुक एट दिस वन इज द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में ये अल्फा कार्बन, दिस वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस वन इज अमाइनो ग्रुप, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप, साइड चेंज हो। अब इसमें दिस वन इज द अमाइनो ग्रुप NH2, अब इसमें नाइट्रोजन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका अमाइनो एसिड है इट कंटेन्स नाइट्रोजन। अब आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड की जो चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो फिर प्रोटीन कहलाती है। इसका मतलब है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी और अमाइनो एसिड का में एक एलिमेंट नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रोजन इंपार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। कहा जाता है कि ये पत्तों का जो सब्ज रंग है ये नाइट्रोजन की बदौलत है। नाइट्रोजन पत्तों को सब्ज रंग देता है। नाइट्रोजन प्रोवाइड या इंपार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। एंड नेक्स्ट, नाइट्रोजन इनहेंसेस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। पैदावार बढ़ाता है और क्वालिटी बेहतर करता है नाइट्रोजन। यही वजह है ना, यही वजह है कि हम ये यूरिया वगैरह खाद का
प्लांट की क्वांटिटी ज्यादा करने के लिए, मिकदार बढ़ाने के लिए, पैदावार ज्यादा लेने के लिए और अच्छी क्वालिटी की, दोनों के लिए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपने ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। दीज आर रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में ना 3 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उनका मजीद जिक्र है। एक उसमें अमोनिया है, एक उसमें यूरिया है और एक अमोनियम नाइट्रेट है। इन तीनों नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उनके बारे में जो जो बातें हमारी बुक में लिखी हुई हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहले आप अमोनिया की बात करें। अमोनिया NH3 एज अ फर्टिलाइजर, अमोनिया बतौर खाद। अमोनिया का ना खाद के अलावा जो इंडस्ट्री है उसमें अमोनिया का बेतहाशा इस्तेमाल है। एक जो इस्तेमाल अमोनिया का है वो है अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर, बतौर खाद। अब इसमें देखें, अमोनिया इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट। पहली बात, अमोनिया लिक्विड स्टेट में इस्तेमाल होती है, while all other nitrogen fertilizers are used in solid form। ये पहली बात। अमोनिया बतौर फर्टिलाइजर लिक्विड स्टेट में इस्तेमाल होती है, बाकी तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, दानेदार शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। तो अमोनिया इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट, पहली बात, जो अमोनिया को बाकी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से मुनफरद करती है। दूसरी बात, एनहाइड्रस अमोनिया, ऐसा अमोनिया जिसमें मॉइस्चर आपने रिमूव कर दिया। एनहाइड्रस अमोनिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू सॉइल। क्या मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन? बाकी जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है ना, उनको हम पानी में डिसॉल्व करवाकर वो वाटर पे रूट्स के जरिए उस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को पौधे तक पहुंचाता है। लेकिन ये अमोनिया क्या है? अमोनिया को हम वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, इसको डायरेक्ट हम पहुंचाते हैं। अब अगली बात देखें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। ये आप निकाल लें कि अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है। आप कैसे निकालेंगे? आप देखें, इसमें नाइट्रोजन 1 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और अमोनिया का एटॉमिक मास 14 और 3 17 मल्टीप्लाई बाय 100। ये है ना, फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज लेनी है, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास, उस कंपाउंड का टोटल मास, और फिर आप इसको 100 से अगर आप करेंगे तो आपके पास ये आंसर सॉल्व कर लें 82% है। ये भी MCQ पूछा जाता है, आपको ऐसी बातें आनी चाहिए। इसका मतलब है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 82%। नेक्स्ट, अमोनिया को हम सॉइल में या प्लांट्स तक कैसे पहुंचाते हैं? देखें, अमोनिया इज इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचेस अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल टू अवॉइड इट फ्रॉम सीपिंग आउट। असल में होता ये कि ये आपके पास लिक्विड स्टेट में आप इसको ना छिड़काव इसका करते हैं, जैसे स्प्रे नहीं करते लिक्विड स्टेट में। अब ना अगर ये मट्टी के बाहर आप इसको, तो ये हाईली वोलाटाइल है, फौरन ये वेपर्स में चली जाएगी, ये उस मट्टी का, उस पौधे का हिस्सा ही नहीं बनेगी और इस तरह आपकी सारी अमोनिया ज़ाया हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, हम ना इसको इस किस्म के टैंक में लेकर सॉइल के अंदर तकरीबन 6 इंचेस अंदर इसको सॉइल में ऐड करते जाते हैं। 6 इंचेस सॉइल की सरफेस के अंदर ऐड करने से क्या होता है, ये वहां से सीप आउट नहीं होती, हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर ये सॉइल का हिस्सा बन जाती है और फिर वहां से ये पौधे तक मुंतकिल होती है। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ बातें जो थी ये हमने अमोनिया के बारे में पढ़ी। दूसरी फर्टिलाइजर हमारे पास जो है वो है यूरिया। आपको ना यूरिया का फार्मूला आना चाहिए। पहली बात, यूरिया का फार्मूले की अगर मैं बात करूं ना स्टूडेंट, तो आपके पास जो यूरिया का फार्मूला है वो है C डबल बॉन्ड O NH2 एंड NH2। मैं इसको ना यू भी लिख सकता हूं कि 2 NH है, NH2 2 हैं, एक ये NH2 एक ये NH2, तो NH2 टेकन ट्वाइस और आगे आपके पास क्या आ गया, CO। ठीक है ना स्टूडेंट। साथ ही साथ ना आपको एक और चीज भी, आपको ना इसका अयोपिक नेम भी आना चाहिए, आपको इसका अयोपिक नेम भी आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अयोपिक नेम इज
Its Yupik name is amino methane amide. ये नाम याद रखना है, एंटी टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है। यूरिया के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूरिया इज हाई क्वालिटी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, हाई क्वालिटी नाइट्रोजन, मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये बातें याद रखनी, हाई क्वालिटी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अमोनिया से कई गुना बेहतरीन। एंड दिस वन मोस्ट कंसंट्रेटेड solid nitrogen fertilizer, most concentrated, and the percentage of nitrogen in urea, ये निकाल लो कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है। वही तरीका जो ऊपर आपको बताया स्टूडेंट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 46%। 46%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज 46% है। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। और एक और बात, मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती है ना, वो यूरिया, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं यूरिया फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यूरिया के बारे, इंपॉर्टेंट बातें। अब आते हैं असल काम की तरफ, दैट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। हम यूरिया को कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया में आप एक बात याद रखें कि यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द reaction of liquid ammonia with gaseous carbon dioxide। लिक्विड अमोनिया और यानी ये आपके पास लिक्विड अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं, आपके पास अमोनियम कार्बामेट बनेगा, इसकी डिहाइड्रेशन करवाएं, आपके पास यूरिया बनेगा। असल ये बुनियादी काम है। तो हमें क्या चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमें रॉ मटेरियल के तौर पर अमोनिया चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये दोनों आपस में मिलेंगे, अमोनियम कार्बामेट बनेगा, अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन से अमोनिया हासिल होता है। अब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फॉर द मैन्युफैक्चर, यानी मैं ना वी विल डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। अच्छा, स्टेप्स क्या क्या है। पहला, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन को आप कई डिफरेंट वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रिपेयर, मीथेन से हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो पहला काम क्या है, आपने हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है। दूसरा, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया को प्रिपेयर करने में दो चीजें चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन। हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा है स्टूडेंट। हम ना अमोनिया को आमतौर पर हैबर्स प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, हैबर प्रोसेस। और हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा है कि N2 प्लस 3H2, ये गैस कहां से ली, हवा से ली। ये गैस कहां से ली, ऊपर वाला जो मेथड उससे। आफ्टर रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम अक्सर शो करते हैं। आफ्टर रिएक्शन यहां पे आप टेम्परेचर लेंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे आप प्रेशर लेंगे 200 एटमॉस्फेयर, यहां पे आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां FA लिख देता हूं। अच्छा, इन कंडीशन पर दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, यू विल हैव द अमोनिया। आपके पास अमोनिया हासिल होता है, ये अमोनिया। तो आपने क्या किया, आपने पहले हाइड्रोजन प्रिपेयर किया, फिर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन कहां से ली, ये नाइट्रोजन को हवा से लिया, या और भी कई मेथड। तो आपके पास क्या हासिल हुआ, अमोनिया हासिल हुआ। दिस वन इज हैबर्स प्रोसेस। अब आपके पास अमोनिया हासिल हो गया, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के हसूल के भी मुख्तलिफ मेथड है, कई तरीके हैं, और कई रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड बतौर बाय प्रोडक्ट भी हासिल होती है। तो अब आपने क्या करना है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। कैसे, आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे, और वो किस रेशो से, जरा देखो रेशो क्या है। रेशो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया 1:2 रेशो है स्टूडेंट, 1:2 रेशो। ये वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अच्छा,
ये भी गैस है, ये भी गैस है, रेशो 1:2 बाय वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड 1 और ये 2। अब जब रिएक्शन हुआ आपके पास क्या बना, आपके पास बना अमोनियम कार्बामेट, C डबल बॉन्ड O NH2, गलत नहीं लिखना स्टूडेंट, O NH4। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अमोनियम कार्बामेट। दिस वन इज अमोनियम कार्बामेट। अब अमोनियम कार्बामेट को ले लो स्टूडेंट, दिस वन इज अमोनियम कार्बामेट, C डबल बॉन्ड O NH2 and you have O NH4। दिस वन इज अमोनियम का। आप इसकी डिहाइड्रेशन करवाएंगे, इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो हम यह क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे कि नाउ वी आर गोइंग टू डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ अमोनियम कार्बामेट, डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। वाटर का लॉस कैसे, देखो ये नाइट्रोजन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां से लो, ऑक्सीजन यहां से लो। जब आप 2 हाइड्रोजन यहां से, मैं यूं लिख देता हूं, ये NH4 था ना, मैं NH2 लिख देता हूं और H2 यहां लिख देता हूं। स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल ये क्या बना, NH4 बना। अब क्या होगा, ये H2O के साथ मिला वाटर, यानी देयर इज द लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, H2O, लॉस ऑफ वाटर, एंड दिस लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। किससे डिहाइड्रेशन हुई, अमोनियम कार्बामेट से। अब बाकी फिर क्या बच गया, NH2, बाकी आपके पास बचा जी NH2 and you have C double bond O and here you have the NH2. This one is यूरिया। लेकिन एक बात तो याद करो, यूरिया किसके अंदर है, ये वाटर भी है यूरिया, इसका मतलब है ये यूरिया वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में आता है। दिस वन इज कॉल्ड, वैसे तो सालों बाद, लेकिन वाटर के अंदर ये पड़ा होता है ना, दिस वन इज कॉल्ड यूरिया मेल्ट। हम इसे क्या कहेंगे, यूरिया मेल्ट। ये वाटर के अंदर होता है, इसे हम कहते हैं यूरिया मेल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे वाटर रिमूव करवाते जाएंगे। ये एक सॉल्यूशन है ना, यूरिया मेल्ट, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें ये सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। अगर आप सॉल्वेंट की मिकदार कम करते जाएं तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें से वाटर को एवेपोरेट करवाते जाएंगे तो यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और यूं ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता जाता है। ये लफ्ज याद रख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसकी कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा हेडिंग क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। अभी मैंने बात की है कि अगर आप यूरिया मेल्ट में से वाटर को एवेपोरेट करवा दें तो आपके पास यूरिया सॉल्यूशन में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार बढ़ती जाए तो दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, यूरिया सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, यूरिया सॉल्यूशन इज, इतने का मतलब क्या है, इतने का मतलब यह है कि आप उस सॉल्यूशन में या तो सोल्यूट और ऐड करें या सॉल्वेंट निकालें। अब यूरिया सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, वाटर। हम वाटर इसमें से एवेपोरेट करवाते जाते हैं। वाटर एवेपोरेट का मतलब है कि अब ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता गया। तो यूरिया सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इन एन एवेपोरेशन सेक्शन। तो ये जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसमें एवेपोरेशन सेक्शन है, उस एवेपोरेशन सेक्शन में आप यूरिया सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन करवाते हैं। कैसे, वाटर इज एवेपोरेटेड बाय हीटिंग विद स्टीम। आप यूरिया मेल्ट को स्टीम के साथ हीट करते हैं। अब स्टीम क्या करेगी, वो यूरिया मेल्ट में से वाटर उसको एवेपोरेट करवा इनटू एवेपोरेशन स्टेजेस। इसके नतीजे में
you have 99.7% यूरिया मेल्ट इज ऑब्टेन। पहले यूरिया सोल्यूशन आया, मैं एक चीज और भी क्लियर करूं, पहले यूरिया सोल्यूशन आया, अब आप उस यूरिया सोल्यूशन उसको कंसंट्रेट करते हैं, उसमें से वाटर एवेपोरेट करते जाते हैं। जैसे जैसे वाटर एवेपोरेट होता जाएगा वो सॉलिडिफाई की तरह बढ़तेगा। जब वो 99.7% पे पहुंचेगा, यानी 99.7% यूरिया, नाउ दैट इज कॉल्ड यूरिया मेल्ट। मैंने यहां में यूरिया मेल्ट लिखा, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। मैंने आपसे कहा कि इसमें वाटर है, वाटर, इस यूरिया मेल्ट, इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप इसको मेल्ट ना भी लिखे ना कुछ देर के लिए तो काम चल जाएगा। आप इसको यूरिया सॉल्यूशन लिख ले, यूरिया सॉल्यूशन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आपने क्या किया, वाटर इसमें से रिमूव करवाते गए। अब जैसे जैसे वाटर रिमूव करवाता जाएगा, अब ये जो हमारे पास 99.7% यूरिया सॉल्यूशन हासिल होगा। नाउ दिस इज टर्म्ड एज यूरिया मेल्ट। माय डियर स्टूडेंट, यूरिया मेल्ट इज देन पम्प टू प्रिलिंग टावर। फिर हम इसको प्रिलिंग टावर उससे पंप करते हैं, ये प्रिलिंग टावर की तरफ भेजा जाता है। ये जो ना कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, इसको जरा देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा दिस वन इज अ यूरिया सॉल्यूशन। ये कैसे हासिल हुआ, ये अमोनियम कार्बामेट उसकी डिहाइड्रेशन से हासिल हुआ। अब इस यूरिया सॉल्यूशन, इसमें वाटर है, इसमें यूरिया है। आप क्या करते हैं, आप स्टीम की मदद से इसमें से वाटर को एवेपोरेट करवाते हैं। ये एवेपोरेशन सेक्शन में ये काम होता है। जब स्टीम इसमें से वाटर रिमूव करवाता जाएगा, यूं ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन होती जाएगी। एक वक्त आएगा जब इसमें 99.7% यूरिया और बहुत कम मिकदार में पानी रह जाएगा। ये ना एक मोल्टन सॉल्यूशन लगेगा, दिखेगा। दिस वन इज कॉल्ड यूरिया मेल्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो यूरिया मेल्ट है, इसको फिर हम पंप करते हैं टुवर्ड्स द प्रिलिंग टावर। अब ये हमारे पास जो है, अगर देखेंगे, दिस वन इज द प्रिलिंग टावर। प्रिलिंग टावर जिसमें प्रिल्स बनते हैं, प्रिल्स, ग्रेनुलर फॉर्म। यूरिया हमारे पास ग्रेनुलर फॉर्म में आता है, डस्ट फ्री फॉर्म में आता है। ये जो ग्रेनुलर फॉर्म है, दानेदार जो शक्ल है, दीज आर कॉल्ड प्रिल्स। और ये प्रिल्स इस टावर में, एंड दिस टावर इज कॉल्ड प्रिलिंग टावर। अब इस प्रिलिंग टावर में देखें, इस प्रिलिंग टावर में स्टूडेंट, हम जो मोल्टन यूरिया है, मोल्टन यूरिया को हम स्प्रे करते हैं एट द टॉप ऑफ द प्रिलिंग टावर। और किसकी मदद से, प्रिलिंग बकेट की मदद से हम मोल्टन यूरिया को हम इस प्रिलिंग टावर के टॉप से नीचे की तरफ इसको फेंकते हैं। अब नीचे से जो एयर है, कोल्ड एयर, वो नीचे से ऊपर जा रही है। जब ये कोल्ड एयर नीचे से ऊपर जा रही है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ यूरिया, मेल्ट यूरिया, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो एयर है, ये इस ड्रॉप्स, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ यूरिया मेल्ट, उसको कूल करते जाते हैं। ये जो राइजिंग एयर है, या मुख्तलिफ ना कलर से आप इसको देख सकते हैं। मोल्टन ड्रॉपलेट्स ये सॉलिडिफाई हो गए इन द फॉर्म ऑफ प्रिल्स। ये पूरे का पूरा प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ये कलर्स के जरिए, ये पहले कोल्ड एयर, ठीक है, और ये ऊपर जाके जैसे जैसे ये उस यूरिया मेल्ट को ठंडा करती जाती है, ये गर्म होती जाती है। यूरिया मेल्ट ऊपर तो मोल्टन स्टेट में है, लेकिन जब नीचे ये आता जाएगा, ये प्रिल्स की फॉर्म में, दानेदार शक्ल में आता जाता है। और स्टूडेंट, इसमें ये दो बातें पहले देख लें। द मोल्टन यूरिया जैसे मैंने यूरिया मेल्ट कहा, इज स्प्रेड एट द प्रिलिंग टावर बाय मींस ऑफ प्रिलिंग बकेट, वेयर इट इज कूल्ड बाय द एयर राइजिंग अपवर्ड। नीचे से हवा ऊपर जा रही है, ऊपर से आपके पास जो यूरिया मेल्ट है वो नीचे आ रहा है। अब ये जो राइजिंग एयर है, ये क्या करेगी, ये उन यूरिया ड्रॉपलेट्स, उनको कूल डाउन करती जाएगी। मोल्टन ड्रॉपलेट्स सॉलिडिफाई इन द फॉर्म ऑफ प्रिल्स। प्रिल्स मैंने कहा कि शक्ल में ये, दानेदार शक्ल में ये। और आखिरी बात, यूरिया प्रिल्स आर आइदर सेंट टू द बगेज सेक्शन
और बैगिंग सेक्शन और टू द बल्क स्टोरेज। आपके पास ये यूरिया प्रिल्स, यूरिया दानेदार शक्ल में आ गया। अब या तो इसको बैगिंग सेक्शन में या इसको बैग्स के अंदर फिल किया जाता है या फिर इसको बल्क स्टोरेज उसकी तरफ भेजा जाता है। स्टूडेंट यहां तक ना हमने यूरिया मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ा। अब मैंने आपको एक फ्लो शीट की मदद से, जितना भी हमने पढ़ा है एक फ्लो शीट की मदद से ये मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, फ्लो शीट डायग्राम में मेरे पास ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, और आगे हम कहेंगे कार्बामेट कंडेंसेशन। इसके बाद आपके पास इसकी डीकंपोजिशन हुई, जिसे मैंने डीहाइड्रेशन भी कहा। आपके पास ये यूरिया सिंथेसिस हुई। स्टूडेंट यूरिया सिंथेसिस के बाद फिर 2 स्टेज एवेपोरेशन हुई, फिर उसकी कंडेंसेशन हुई, जिसके बाद आपके फिर हम उसको प्रिलिंग सेक्शन में ले गए। आपके पास प्रिल्ड यूरिया हासिल हुआ। अब ये जो प्रिल्ड यूरिया है, दानेदार यूरिया जो है, फिर हम इसको बैगिंग के लिए या बल्क स्टोरेज के लिए भेज देते। आपको स्टूडेंट ना ये फ्लो शीट डायग्राम भी आनी चाहिए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो ये फ्लो शीट डायग्राम इसके मार्क्स हैं और आपको ये आनी चाहिए इसी तरतीब से। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना तीसरी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। स्टूडेंट अब हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट। ये तीसरी आज की नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट, पहले तो हम इसकी प्रेपरेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट मेरे पास है ये अमोनिया, ये नाइट्रिक एसिड है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ, आपके पास अमोनियम नाइट्रेट बना। अब इसमें ये देख लें कि अमोनिया, दिस वन इज अ बेस, ये बेस है, एंड नाइट्रिक एसिड यू नो दिस वन इज एन एसिड। इसका मतलब हुआ दिस वन इज एन एसिड बेस रिएक्शन। और ये आपके पास जो फर्टिलाइजर बनी ना, दिस वन इज अ सॉल्ट, ये सॉल्ट है। चूंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। अब ये बात भी ध्यान में रखनी है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम इस रिएक्शन का बनेगा? ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। I mean the reaction of an acid and a base to form a salt. This one is called neutralization. अब इसमें बातें कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जब आपके पास ये अमोनियम नाइट्रेट बन गया, द वाटर इज एवेपोरेटेड। अब इसमें वाटर कंटेंट्स भी होते हैं, यानी आपके पास ये अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन की शक्ल में, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास यूरिया सोल्यूशन आया। फिर आपने उस यूरिया सोल्यूशन में क्या किया था? आपने वाटर को एवेपोरेट किया था, आपने उस सोल्यूशन को कंसंट्रेट किया था। नेक्स्ट, द अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट इज स्प्रेड डाउन फ्रॉम अ टॉल टावर। बिल्कुल वही बातें, इधर हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट आ रहा है, उधर हमारे पास यूरिया मेल्ट था। हमने यूरिया मेल्ट को भी बकेट की मदद से प्रिलिंग टावर उसमें ऊपर से नीचे स्प्रेड डाउन किया। वही काम यहां पे हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं। हम यहां पे ये कर रहे हैं कि हमने जो प्रिलिंग बकेट है उसकी मदद से अमोनियम नाइट्रेट जो मेल्ट है उसको इस टावर के ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया। अब नीचे से एयर ऊपर की तरफ जा रही है। ये एयर, इसमें जो फॉलिंग ड्रॉपलेट हैं, उन फॉलिंग ड्रॉपलेट को सॉलिडिफाई करती जा रही है और वो हमारे पास प्रिल्स की फॉर्म में कलेक्ट होते जा रहे हैं। अब इसको देखें, द अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट इज स्प्रेड डाउन फ्रॉम अ टॉल टावर, जिसे हमने प्रिलिंग टावर कहा। द फॉलिंग ड्रॉपलेट आर ड्राइड बाय एन अपवर्ड करंट ऑफ एयर। हवा ये देखेंगे, हवा नीचे से ऊपर जा रही है। जो अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट है उसके ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब ये उसको ड्रॉपलेट को ड्राई करती, अपवर्ड एयर जो है ये उन ड्रॉपलेट को ड्राई करती जा रही है और यूं आपके पास वो प्रिलिंग फॉर्म में, प्रिल्ड फॉर्म में हासिल होता है। स्टूडेंट ये जो दो बातें मैंने लिखी है ना, अब इसको जरा गौर से देखना और फिर मैं आपको इसकी अहमियत बताता हूं। द फर्टिलाइजर, आई मीन अमोनियम नाइट्रेट, द फर्टिलाइजर सॉलिडिफाइज एज, ये जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है ये सॉलिड स्टेट में आ गई, एज टाइनी हार्ड पैलेट्स। इन टाइनी हार्ड पैलेट्स को, टाइनी हार्ड पैलेट्स, इनको हम
प्रिल्स कहते हैं। दीज आर टाइनी हार्ड पैलेट्स। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर प्रिल्स। प्रिल्स। दूसरी बात, प्रिल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर फ्री फ्रॉम डस्ट। पहली बात, ये एक पॉइंट, फ्री फ्रॉम डस्ट, इजी टू हैंडल। ये दूसरी बात, ये प्रिल्स की प्रॉपर्टी बताई जा रही। क्यों हम खाद को प्रिल्स की फॉर्म में क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं? एक, फ्री फ्रॉम डस्ट, इजी टू हैंडल एंड इजी टू स्प्रेड ऑन द फील्ड। तीन बातें। अच्छा, वाई दिस वन इज इंपॉर्टेंट? मैं इसको क्यों अहम कह रहा हूं? स्टूडेंट, आपसे अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर प्रिल्स? प्रिल्स क्यों है, क्या है? तो आप क्या कहेंगे? द फर्टिलाइजर्स, कोई भी नाइट्रोजनस हो, कोई और फर्टिलाइजर, द फर्टिलाइजर सॉलिडिफाई एज टाइनी हार्ड पैलेट्स। दीज टाइनी हार्ड पैलेट्स आर कॉल्ड प्रिल्स। ये प्रिल्स है। और दूसरी बात, वाई फर्टिलाइजर्स आर ऑब्टेन इन प्रिल्ड फॉर्म? हम फर्टिलाइजर को प्रिल्ड फॉर्म में क्यों हासिल करते हैं? उसका आंसर क्या है? द प्रिल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर फ्री फ्रॉम डस्ट, पहली बात, इजी टू हैंडल, दूसरी बात, एंड इजी टू स्प्रेड, तीसरी बात। तीन खसूसियात की वजह से हम फर्टिलाइजर को प्रिल्स, दानेदार शक्ल में हासिल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे। एक दो और बातें भी देखी हमने ना पढ़ा। दो बातें इससे पहले हमने पढ़ी। क्या बोला? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया 82%, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया 46%, एंड आपको यह भी जानना चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज 33 to 33.5%। ये जो तीनों बातें हैं ना, ये याद रखनी है स्टूडेंट। अमोनियम नाइट्रेट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक, जानते हैं हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं ऐसा सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करे, लेकिन अपनी सॉलिड स्टेट उसको रिटेन रखे, दैट इज कॉल्ड द हाइग्रोस्कोपिक। लेकिन अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस मॉइस्चर अब्सॉर्ब करे लेकिन वो लिक्विड में, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डीलिक्विसेंट। तो हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, हम यूजर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो यूज है ना अमोनियम नाइट्रेट का, पहला जो इस्तेमाल है, दिस वन इज वी रेज़ पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत अहम बात है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि इट इज यूजफुल फर्टिलाइजर, आई मीन अमोनियम नाइट्रेट एक मुफीद यूजफुल फर्टिलाइजर है फॉर मेनी क्रॉप्स एक्सेप्ट पैडी राइस। बहुत सारी क्रॉप्स के लिए अमोनियम नाइट्रेट ये एक बेहतरीन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, सवाए पैडी राइस के। यहां क्या मसला है स्टूडेंट? पैडी राइस में प्रॉब्लम ये है बिकॉज द माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन द फ्लडेड फील्ड। पैडी राइस, वो चावल खेत में पानी खड़ा है, अब ना वहां पे माइक्रोबियल बैक्टीरिया, वो माइक्रोबियल बैक्टीरिया क्या करता है? वो माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो है वो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन को डीकंपोज करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते, और वो नाइट्रोजन गैस हवा में एस्केप कर जाती। अब इसका मतलब हुआ हमने तो क्रॉप में फर्टिलाइजर ऐड की ताकि ये सॉइल को, प्लांट को नाइट्रोजन मुहैया करे, लेकिन अगर वही नाइट्रोजन वो हवा में एस्केप कर जाए गैस की शक्ल में, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर किसी काम की नहीं। लेकिन ये किस में है? ये सिर्फ पैडी राइस। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट ये किस क्रॉप के लिए फायदेमंद नहीं है, यूजफुल नहीं है? तो आंसर होगा पैडी राइस। क्यों? वो आप वजह बताएंगे कि द माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लडेड फील्ड्स डिकम्पोज इट से मुराद है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज किस में करता है? नाइट्रोजन गैस में, और दिस नाइट्रोजन गैस एस्केप्स इनटू एयर। एक और चीज, अमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन के साथ। अब आप ये देखें, मैंने क्या कहा कि अमोनियम नाइट्रेट ये सॉल्ट है, एसिडिक है। इसका मतलब अगर आप इसको अगर आप ऐड करेंगे सॉइल को में, तो ये सॉइल को एसिडिक कर देगा। लेकिन अगर आप इसको लाइमस्टोन के साथ कंबाइन, लाइमस्टोन इज बेसिक इन नेचर,
तो लाइमस्टोन के साथ इट विल प्रोवाइड द लाइम, तो लाइमस्टोन के साथ कॉम्बिनेशन फिर आप इसको क्रॉप में ऐड करेंगे तो फिर ये क्रॉप की पीएच को अल्टर नहीं करेगा। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।